दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। पहला प्रश्न है, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था? ऑप्शन है 1995, 1996, 1997 या 1998। तो सही उत्तर 1995 में। दोस्तों, वर्ष 1995 को सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रख्यापित या प्रारूपित किया गया। और ये 1995 का जो अधिवेशन था, ये सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन 2 मई से 4 मई 1995 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और आप जानते हैं, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान इस संगठन के कुल 8 सदस्य देश हैं और सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सार्क क्या है? आर्थिक संगठन, सामाजिक संगठन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर सार्क या दक्षेस आर्थिक और सामाजिक संगठन है। दोस्तों, दक्षेस के चार्टर में उल्लेख किया गया है कि ये संगठन दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों के कल्याण और शांति को बढ़ावा देगा और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने, सभी व्यक्तियों के गरिमापूर्ण रहन सहन के लिए प्रयासरत रहेगा। तो ए और बी दोनों ही इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 6, 7, 8 और 9। तो वर्तमान में सार्क के कुल 8 सदस्य देश हैं। दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान हैं। ये इसके संस्थापक सदस्य रहे। अप्रैल 2007 के 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इस संगठन के 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। तो आप जान लीजिए कि जब ये प्रश्न पूछा गया था तो दक्षिण एशिया का जो अफगानिस्तान है, ये सार्क का सदस्य नहीं था। 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना के समय इसके 7 संस्थापक देश थे और 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया। तो याद रखिएगा, 2007 से पूर्व अफगानिस्तान सार्क का सदस्य नहीं था। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं? तो याद रखिएगा 8 देश हैं। संस्थापक सदस्यों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान इसका नया सदस्य बनना है, तो अब सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है। अगला प्रश्न है कि सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं? तो याद रखिएगा 8 और 9। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सार्क के 8 सदस्य देश और 9 प्रेक्षक हैं। सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं। प्रेक्षक देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, कोरिया, म्यांमार, यूएसए और मॉरिशस कुल 9 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस सम्मेलन में शामिल किया गया था?
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि सार्क को दोस्तों ये सार्क के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया था? तो सही उत्तर 14वें शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में। 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया था और इस संबंध में सदस्य देशों के बीच सहमत 13वें शिखर सम्मेलन 2005 में ढाका में बनी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। वैश्विक सदस्यता और सामान्य उद्देश्य, ये यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र का है। क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य, तो ये यूरोपियन यूनियन का उद्देश्य है। क्षेत्रीय सदस्यता और सीमित उद्देश्य, तो ये नाटो का है जो कि एक सैन्य संगठन है। वैश्विक सदस्यता और सीमित उद्देश्य, ये आईएलओ का है क्योंकि ये केवल श्रम संबंधी मामलों पर विचार करता है। 2, 1, 4, 3, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्क संगठन का 15वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2008 में कोलंबो में संपन्न हुआ था। इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो भागीदारी के माध्यम से विकास यानी पार्टनरशिप फॉर आवर पीपुल था। अगला प्रश्न है, आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिन देशों को दक्षेश द्वारा ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है वे देश कौन से हैं? तो चीन और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान में 9 देशों को दक्षेश के ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, कोरिया, म्यांमार, यूएसए और मॉरिशस हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विदेश नीति का एक निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक न्याय, सैन्य शक्ति, औद्योगिक क्षमता और नेतृत्व। तो याद रखिएगा, सामाजिक न्याय विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। दोस्तों, सैन्य शक्ति, औद्योगिक क्षमता, कुशल नेतृत्व विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। सामाजिक न्याय विदेश नीति का निर्धारक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1965, परमाणु अप्रसार संधि 1968, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 और भारत का पोखरण परमाणु परीक्षण 1998। तो इसमें से आप देखिए, पीटीबीटी यानी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, ये 1965 में नहीं बल्कि 1963 में अपनाया गया था। विकल्प ए आपका सही नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं था? आपको बताना है। ऑप्शन है यूएसए, यूके, तुर्की या पाकिस्तान। तो सही उत्तर यूएसए। 1955 में बगदाद समझौते के बाद 5 देशों ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और ब्रिटेन ने मिलकर एक संगठन स्थापित किया। 1959 में इराक संधि से हट गया और तब इस संधि का नाम केंद्रीय संधि संगठन यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रखा गया, सेंटो। अमेरिका इस संगठन का कभी सदस्य नहीं था और 1979 में इस संगठन को भंग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, विदेश नीति के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में से क्या हैं? राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। किसी देश की विदेश नीति मुख्यतः कुछ सिद्धांतों, हितों और उद्देश्यों का समूह होती है। विदेश नीति के विभिन्न निर्धारक तत्व हैं जैसे राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य शक्ति, औद्योगिक क्षमता और नेतृत्व आदि। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2008 में आयोजित हुआ था, कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है। तो बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन जो 2008 में आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। आप जान लीजिए बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। इसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 31 जुलाई 2004 को हुआ था।
द्वितीय शिखर सम्मेलन 13 नवंबर 2008 को नई दिल्ली में और तीसरा शिखर सम्मेलन 4 मार्च 2014 को न्यापीते म्यांमार में हुआ था। सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कोलंबो में प्रस्तावित था, जो कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। वर्तमान में तेंजिन लेकफेल भूटान के हैं, जो कि बिम्स्टेक के महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा कब की गई, आपको बताना है। तो सही उत्तर दिसंबर 1948 में। तिथि है 10 दिसंबर 1948। दोस्तों, मानव अधिकारों की सार्वदेशिक या सार्वभौम घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने स्वीकृत और घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में ये कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग ये विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। वह मानव की गरिमा और स्त्री पुरुष के समान अधिकार हैं। इसके तहत ये घोषणा की गई। तो याद रखिएगा, मानव अधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की थी? तो सही उत्तर महासभा यानी जनरल असेंबली ने। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा द्वारा पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया गया था। मानवाधिकारों को लेकर की गई ये सार्वदेशिक घोषणा मानवों को अधिकारों के संबंध में मील का पत्थर साबित हुई और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस घोषणा पत्र में मानवाधिकारों से संबंधित कुल 30 अनुच्छेद हैं। तो याद रखिएगा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार पर पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? सेनेगल में, नई दिल्ली में, वियना में या कोस्टारिका में? तो सही उत्तर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के 20 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन में 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तेहरान में किया गया। 1968 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन को 1993 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संपन्न कराया। इसमें लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकार ये मुख्य विचार बिंदु थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दे पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दे पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो उत्तर है स्टॉकहोम में। दोस्तों, स्टॉकहोम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में स्टॉकहोम में 5 जून से 16 जून 1972 के बीच आयोजित हुआ। ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सम्मेलन था। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार की विश्वव्यापी समस्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ। इसी सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक सम्मेलन बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1955 में। व्यापक स्तर पर एशियाई अफ्रीकी या एफ्रो एशियाई सम्मेलन, इसको बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है। इसकी बैठक, जिसमें अधिकतर एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों के 9 स्वतंत्र राष्ट्र शामिल थे, इसका आयोजन इंडोनेशिया के बांडुंग में 18 से 24 अप्रैल 1955 के मध्य हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया, बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा भारत द्वारा किया गया, जिसके समन्वयक विदेशी मामलों के इंडोनेशियाई मंत्रालय के महासचिव रुसलन अब्दुल गनी थे। अगला प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष घटित हुआ था? तो सही उत्तर 1955 में। दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 ध्रुवों में विभाजित हो गया था और 9 स्वतंत्र राज्यों की क्या भूमिका हो, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए 18 अप्रैल 1955 को बांडुंग में अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसी न्यायसंगत लोकतांत्रिक व्यवस्था करना था जहां युद्ध की कोई संभावना न हो। अगला प्रश्न है, शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है, इसका कारण क्या है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
देखिए, शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है। इसका महत्वपूर्ण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सही उत्तर है शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अधिक हानिकारक होगा। दोस्तों, वर्तमान में जो बैलेंस ऑफ पावर या शक्ति संतुलन है, ये बैलेंस ऑफ टेरर में बदलता जा रहा है, क्योंकि अब परमाणु युग में परमाणु हथियारों के प्रयोग से युद्ध की भयावहता और विनाशकता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। अतः शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है। अगला प्रश्न है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पारित हुआ था कब? तो याद रखिएगा, 3 नवंबर 1950 को यूनिटी फॉर पीस, शांति के लिए एकता प्रस्ताव महासभा में पारित हुआ था। दोस्तों, 9 अक्टूबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें संयुक्त रूप से 7 शक्तिशाली देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, तुर्की, फिलीपींस और उरुग्वे शामिल थे। महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ये प्रस्ताव कोरियाई युद्ध यानी 25 जून 1950 से 27 जुलाई 1953 के दौरान 52 और 85 से ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस भाग में दी गई है? तो सही उत्तर भाग 7 में, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 7 में शांति के लिए धमकी के विरुद्ध कार्रवाई, शांति उल्लंघन तथा अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है, जिसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किस संधि से यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने एक समान मुद्रा पर सहमति दी थी? तो आप जानते हैं maastricht संधि। दोस्तों, maastricht संधि के द्वारा यूरोपियन यूनियन के सदस्यों ने एक समान मुद्रा यूरो पर सहमति दी थी। यूरो को अस्थायी रूप से 1992 में maastricht संधि के द्वारा सहमति प्रदान की गई। यूरो नाम आधिकारिक रूप से मैड्रिड में 16 दिसंबर 1995 को अंगीकार किया गया और यूरो नाम यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष जैक्स सेंटर के द्वारा 4 अगस्त 1995 को सुझाया गया था। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है? महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद या न्यास परिषद? तो सही उत्तर महासभा। दोस्तों, 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित होने से पूर्व सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, लेकिन इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद महासभा के कार्य और शक्तियों में वृद्धि हुई और सुरक्षा परिषद का प्रभाव घटा है। जैसा कि प्रसिद्ध विधिशास्त्री कुंज ने कहा है कि ये सुरक्षा परिषद से कुछ शक्तियां लेकर महासभा को देने का प्रस्ताव था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया है? CTBT, NPT, ICPR या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, CTBT यानी कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 10 दिसंबर 1996 को स्वीकार की गई। इसमें सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आणविक अप्रसार संधि जुलाई 1968 में अस्तित्व में आई। इसका उद्देश्य परमाणु परीक्षण और उसके प्रसार को रोकना था। ये संधियां परमाणु संपन्न राष्ट्रों पर प्रतिबंध नहीं लगाती। इनके इस विभेद के कारण भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया और 10 अप्रैल 1979 को भारत ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेनिएंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को माना, लेकिन इस पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो CTBT, NPT और ICCPR पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के पूर्ण सदस्य बने? तो सही उत्तर 2017 में। भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य 2017 में बने। वर्तमान में इस संगठन में कुल 8 सदस्य रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत हैं। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी नीति की
प्रमुख विशेषता क्या है आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है शांति की नीति, शांतिप्रिय साधनों की नीति, पंचशील या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। क्यों? आप देख सकते हैं कि अन्य देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने से संबंधित नीति को किसी देश की विदेश नीति कहते हैं। भारत की विदेश नीति में शांति की नीति, शांतिप्रिय साधनों की नीति, पंचशील, गुटनिरपेक्षता, औपनिवेशिक शोषण तंत्र का विरोध, ये आधारभूत सिद्धांत हैं। पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत इसमें क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का सम्मान, परस्पर एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर सहयोग की भावना बनाए रखना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना बनाए रखना, ये पंचशील के नियमों में शामिल है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हित विदेश नीति का क्या है? सारभूत तत्व, मुख्य घटक, निर्धारक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रीय हित विदेश नीति का निर्धारक तत्व है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। राष्ट्रीय हित किसी राज्य की आकांक्षाओं को परिभाषित करते हैं। किसी देश की विदेश नीति उसके विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित कार्य योजनाओं के कुल योग से कहीं अधिक होती है। अगला प्रश्न है भारत की विदेश नीति का गुजराल डॉक्ट्रिन या गुजराल सिद्धांत किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? 1996, 1997, 1998 या 1999 में? तो सही उत्तर 1996 में। गुजराल सिद्धांत भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर है। इसका सूत्रपात देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री रहे श्री इंद्र कुमार गुजराल ने किया था। वर्ष 1996 में तैयार गुजराल सिद्धांत के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत उपमहाद्वीप के पड़ोसी देशों को स्वेच्छा से कुछ एक तरफा रियायतें दे सकता है। अगला प्रश्न है एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है? तो याद कर लीजिए एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि इनको वो भेदभावपूर्ण मानता है। एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य विश्व में परमाणु परीक्षण को रोकने के साथ परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना था। सीटीबीटी यानी व्यापक परमाणु अप्रसार संधि, ये संधि वर्ष 1996 में अस्तित्व में आई और इसके अंतर्गत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित किया गया है। इन दोनों संधियों के विभेदकारी स्वरूप के कारण भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉली, साटलाफ और हेंस क्या हैं? तो ये आप जान लीजिए इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। जेम्स फॉली, स्टीवन साटलाफ और डेविड हेंस इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। जेम्स फॉली और स्टीवन साटलाफ अमेरिकी पत्रकार थे जबकि डेविड हेंस एक ब्रिटिश नागरिक थे। इन तीनों व्यक्तियों को सितंबर 2014 में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा जान से मार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि पशमर्गा और नुसरा फ्रंट क्रमशः क्या हैं? तो सही उत्तर कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। पशमर्गा और नुसरा फ्रंट कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। अगला प्रश्न और संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम ISIS या ISIL में आने वाले अंतिम दो अक्षर IS और IL का अर्थ क्या है? तो IS का अर्थ इराक एंड सीरिया और IL का अर्थ इराक एंड लिवांट है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आतंकवादी इस्लामिक संगठन IS का गठन 2013 में हुआ। इसका पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। अंतिम अक्षर IS का अर्थ इराक एवं सीरिया है और ISIL का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवांट है। तो अंतिम अक्षर IL का अर्थ इराक एंड लिवांट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं जैसे TGT, PGT, LT ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन
और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान आदि परीक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।